नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी मवाली। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है। वह शाम के वक्त चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। और चौपाटी का मैदान काफी खुला है और जब समुद्र भाटे पर हो तो और भी खुल जाता है। शाम के वक्त वहां पर सब तरह के लोग जमा होते हैं। वे जो वहां तफरी के लिए आते हैं और वे जो वहां पर आने वालों के लिए तफरी का सामान प्रस्तुत करते हैं और वे जो दूसरों को तफरी करते देखकर लुत्फ ले लेते हैं। वहां धार्मिक प्रवचनों से लेकर आदम और हव्वा की परंपरा के पालन तक सभी कुछ होता है। अंधेरे और रोशनी में इतना सुंदर समझौता और कहीं नहीं होगा जितना चौपाटी के मैदान में है। और वह लड़का नंगे पांव नंगे सिर्फ घुटनों तक की लंबी मैली कमीज पहने वहां एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चल रहा था। एक जगह एक नेता का भाषण समाप्त हुआ था और मजदूर शामियाना उखाड़ रहे थे। जमीन पर फैले शामियाने पर से गुजरते हुए लड़के ने रुककर चारों तरफ देखा और हाथ उठाकर भाषण देने की मुद्रा से गले में कुछ अस्पष्ट आवाजें पैदा की। जब एक मजदूर उसे हटाने के लिए उसकी तरफ लपका तो वह उसे जीभ दिखाकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए वह एक ऐसे आदमी से टकरा गया जो जमीन पर लेटकर कर्राता हुआ भीख मांग रहा था। वह आदमी ऊंची आवाज में उसे गाली देने लगा। लड़के ने उसकी तरफ होंठ बिचका दिए और एक पत्थर को पैर से ठोकर मारकर दूर उड़ा दिया। फिर उसकी नजर मालाबार हिल की तरफ से आती बसों और कारों की पंक्तियों पर स्थिर हो गई। उधर देखते हुए अनायास उसके पैरों का रूप बदल गया और वह दूसरी दिशा में चलने लगा। उसकी उम्र 13 या 14 साल की होगी। रंग सांवला था और नक्श कुछ अच्छे खास नहीं थे, मगर उसकी आंखों में अजब बेबागी और आवारगी थी। आंखें सड़क की तरफ रहने से वह एक रेत में पड़े बड़े से पत्थर से ठोकर खा गया, जिससे उसका घुटना थोड़ा छिल गया। उसने छिले हुए घुटने पर थोड़ी रेत डाल ली और थोड़ी रेत से अपनी हथेली पर लेकर उसे फूंक से उड़ा दिया। 50 गज दूर से समुद्र की उमड़ती लहरों का शब्द सुनाई दे रहा था। वह कुछ देर लहरों को किनारों की तरफ आते और एक फैनिल लकीर छोड़कर वापस जाते देखता रहा। हर लहर के बाद दूसरी लहर और आगे तक बढ़ आती थी। पश्चिमी क्षितिज के पास बादलों के दो लंबे सुरमई टुकड़े समुद्र से निकले बड़े बड़े मगरमच्छों की तरह एक दूसरे से उलझे हुए थे। लड़का उन मगरमच्छों को एक दूसरे में विलीन होते देखता रहा। फिर वह बैठकर रेत में से सीपियां बटोरने लगा। केकड़े और उसी तरह के दूसरे जंतु उछलते हुए समुद्र की तरफ से आते थे और पास से निकल जाते। लड़का टूटी हुई सीपियों को दूर फेंक देता और साबुत सीपियों में से जो उसे खूबसूरत लगती उन्हें कमीज से साफ करके जेब में डाल लेता। अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था, इसलिए सीपियां ढूंढना कठिन हो रहा था। लड़का एक बड़ी सी सुंदर सीपी को जो एक ओर से टूटी हुई थी हाथ में लेकर अनिश्चित दृष्टि से देखता रहा कि उसे जेब में रख लेना चाहिए या नहीं, पर उसकी आंख ने टूटी हुई सीपी को स्वीकार नहीं किया। उसने उसे वहीं रेत में रख दिया और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें कई पल गरजती हुई लहरों पर टिकी रहीं, फिर उधर को मुड़ गई जिधर चौराहे की बत्ती का रंग लाल से पीला और पीले से हरा हो रहा था और लाल रंग की बसें घर घर आती हुई एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थी। एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़े नाचता हुआ जा रहा था। यह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। एक गुब्बारे वाले के पास से निकलते हुए उसने उसके गुब्बारों को छेड़ दिया। गुब्बारे वाले ने घूर कर गुस्से से उसे देखा तो उसने उसकी तरफ मुंह करके जोर की सीटी बजाई और हाथ से जेब से भरी हुई सीपियों का वजन और फैलाव महसूस करता वह तेज तेज चलने लगा। सड़क के उस पार चर्नी रोड स्टेशन पर एक लोकल गाड़ी मैरिन लाइन से आकर रुकी, जो सीटी देकर अब ग्रांट रोड की तरफ चल दी। कुछ ही देर में गाड़ी से उतरे हुए लोगों की भीड़ चर्नी रोड के पुल पर आ गई। भैया लोग दूध बेचकर खाली पीपे लिए आ रहे थे और कुछ युवतियां एक दूसरे को छेड़ती हुई पुल की सीढ़ियां उतर रही थी। लड़के की आंखें काफी देर पुल के उस हिस्से पर लगी रहीं जहां से हर पल नए नए चेहरे प्रकट होकर पास आने लगते थे और कुछ ही देर में सीढ़ियों से उतरकर अदृश्य हो जाते थे।
खिप खिप खिर खिर लड़के ने मुंह में 2 उंगलियां डालकर आवाज पैदा की और मुस्कुराकर चारों तरफ देखा कि लोगों पर उसकी आवाज की क्या प्रतिक्रिया हुई। यह देखकर कि उसकी आवाज की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, उसने बाहें फैला ली और तनकर चलने लगा। काले पत्थर के बुत के पास पहुंचकर उसने उसकी 2 परिक्रमाएं ली और भागता हुआ वहां पहुंच गया जहां एक परिवार के 6-7 लोगों में से एक गेंद को ऊंची से ऊंची उछालने की प्रतियोगिता चल रही थी। वह अपने रूखे बालों को खुजलाता और बीच बीच में बाई पिंडली को दाएं पैर से मलता उनका खेल देखने लगा। एक 15-16 साल की लड़की जिसने अपना नीला दुपट्टा कसकर कमर में लपेट रखा था, गेंद के साथ ऊपर को उछलती तो लड़के की एड़ियां भी जमीन से 3-4 इंच ऊपर उठ जाती। ए लड़के, किसी ने पास से उसे आवाज दी। उसने घूर कर घूमा। एक पारसी अपने सोए हुए बच्चे को कंधे से लगाए खड़ा था, उसे हाथ के इशारे से बुला रहा था। उसने होठ गोल करके एक बार पारसी की तरफ देख लिया, फिर खेल देखने में व्यस्त हो गया। ए लड़के, इधर आ, पारसी ने फिर आवाज दी। अरे सुनना, इस बच्चे को उठाकर शीतल बाग तक ले चल, एक आना मिलेगा। खाली नहीं है, लड़के ने सिर और हाथ हिलाकर मना किया। साले का दिमाग तो देखो, खाली नहीं है बोल रहा है, पारसी बड़बड़ाया। अच्छा चल चल इधर आ, 2 आना मिलेगा। बोला ना खाली नहीं है। लड़के ने और भी बेरुखी के साथ कहा और जेब में से एक सीपी निकालकर उसे हवा में उछाला और दबोच लिया। बदमाश, पारसी ने अपनी पत्नी से, जो गर्दन एक तरफ को झुकाए ढीले ढाले ढंग से खड़ी थी, कहा। फिर बच्चे को उठाए हुए सड़क की तरफ चल दिया। गेंद उछालने की प्रतियोगिता समाप्त हो गई थी। वह लड़की अब अकेली ही बाहां घुमा घुमा कर गेंद को पीछे की तरफ उछाल रही थी। एक बार बाहां घुमाने में गेंद ज्यादा घूम गई और तेजी से समुद्र की ओर बढ़ चली। लड़की के मुंह से हल्की सी ओह निकली। तभी वह लड़का तेजी से गेंद के पीछे भाग खड़ा हुआ। इससे पहले कि गेंद सामने से आती लहर की लपेट में चली जाती, उसने टकने टकने पानी में जाकर उसे पकड़ लिया। हालांकि अंधेरा इतना हो चुका था कि पत्थर में और गेंद में फर्क कर पाना मुश्किल था। लड़का गीली गेंद को जरा उछालता हुआ उन लोगों के पास ले आया। बड़ी तेज आंखें हैं तेरी, भारी गर्दन वाले अधेड़ व्यक्ति ने, जो उस परिवार का पिता था, गेंद उसके हाथ से लेते हुए गिलगिली हंसी के साथ कहा। अरे किस तरह चमगादड़ की तरह लपका था, नीले दुपट्टे वाली लड़की बोली। इन बातों के उत्तर में लड़के के गले से सिर्फ खुश्क सी हंसी का स्वर सुनाई दिया। चल हमारा सामान उठाकर ले चल, सूखी हड्डियों वाली स्त्री, जो शायद उस लड़की की मां थी, एहसास जताती हुई बोली। चलेगा, पुरुष ने उसे खामोश देखकर झड़कने के स्वर में पूछ लिया। चलेगा तो यह दरी तय कर ले और बाकी सामान लपेट कर टोकरी में रख ले। उस व्यक्ति ने दरी पर रखी प्लेटों और चम्मचों की तरफ इशारा किया। लड़के ने एक झिझक के साथ बिखरे हुए सामान को देखा, एक निगाह लड़की पर डाली और झुककर चीजें इकट्ठी करने लगा। अच्छा सुन, सब चीजों को ठीक से रख और जा पहले प्लेटें और चम्मचें धो ला, स्त्री ने उसे आदेश दिया। उसने झूठी प्लेटें और चम्मच इकट्ठी की और समुद्र की तरफ चला गया। वहां उसने उन सबको रेत से मलकर साफ किया और अच्छी तरह अपनी कमीज से पोंछ दिया। एक प्लेट लौटती लहर के साथ बह चली तो उसने झपट कर उसे पकड़ लिया और फिर साफ करने लगा। जब उसे तसल्ली हो गई कि सब चीजें ठीक से चमक गई हैं, तो वह सीटी बजाता हुआ उन्हें उन लोगों के पास ले आया। इतनी देर क्या करता रहा है वहां, स्त्री ने आते ही उसे झिड़क दिया। हम लोग रात तक यहीं बैठे रहेंगे क्या, अब जल्दी कर। वह बैठकर प्लेटों को टोकरी में रखने लगा। स्त्री बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो गई। वह बोली, सब चीजें गिनकर रखना, प्लेटें पूरी 6 है ना। लड़के ने प्लेटें गिनी और सिर हिलाया। और चम्मच, स्त्री झुककर देखती हुई बोली। चम्मच तो मुझे 5 नजर आ रही हैं। लड़के ने उन्हें गिना, बोला हाँ 5 ही तो है। 5 कैसे, पूरी 6 है। 6, एक चम्मच कहाँ छोड़ाया। छोड़कर कहाँ आया होगा, जेब में रख ली होगी, इसकी जेब देखो, पुरुष ने पास आते हुए कहा। लड़के का हाथ सहसा अपनी जेब पर चला गया और सीपियों के फैलाव को छूकर उसके बचाव के लिए वहीं रुका रहा। निकाल चम्मच, जेब में हाथ क्यों डाले रखा है, पुरुष ने उसे डांटा। लड़का सहमा। वह टोकरी के पास से उठकर 2 कदम पीछे हट गया। मैंने चम्मच नहीं ली, उसने कमजोर आवाज में कहा। मुझे नहीं पता वह चम्मच कहाँ है। तुझे नहीं तो तेरे बाप को पता है क्या, कहते हुए उस व्यक्ति ने लड़के को बालों से पकड़ लिया और उसके मुंह पे तमाचा जड़ दिया। दे चम्मच, तुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे, स्त्री ने उस पर तरस खाकर कहा। पर मेरे पास तो चम्मच नहीं है।
मेरी जेब में मेरी अपनी चीजें हैं। तेरी अपनी चीजें? पुरुष बड़बड़ाया। अभी देखता हूँ तेरी कौन सी अपनी चीजें हैं। और उसने लड़के के बालों को अच्छी तरह झिझोड़कर उसका जेब पर रखा हुआ अपने मोटे हाथ में कस लिया। उस हाथ के दबाव से लड़के ने महसूस किया कि उसकी जेब में पड़ी सीपियां टूट रही हैं। उसे जैसे उन सब सीपियों के चेहरे याद थे और उसका हाथ पहचान रहा था कि उनमें से कौन कौन सी सीपी टूट रही है। उसने झटके से पुरुष के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर हाथ तो क्या छूट पाता। पुरुष ने गर्दन को और दबोच लिया। साले, भागना चाहता है? पुरुष होठ चबाता हुआ बोला। देखो मैं कैसे अभी तेरी गद बनाता हूँ। हट, हटा हाथ। लड़के का हाथ उस मोटे हाथ के शिकंजे में निर्जीव सा होकर हट गया। पुरुष ने उसकी जेब को बाहर से दबाया, जिसमें कितनी ही सीपियां टूट गई थी। है चम्मच? उसने स्त्री की तरफ देखकर कहा। देखो, इसने ना पता नहीं जेब में क्या क्या चीजें भर रखी हैं। चोर कहीं का। लड़की अपने छोटे भाइयों को लेकर अलग खड़ी थी, बोली। लड़के का संघर्ष समाप्त हो गया था। पुरुष ने उसकी जेब में हाथ डालकर जेब की सब चीजें बाहर निकाल ली। अधिकांश टूटी हुई सीपियां ही थी। उसके अलावा जो माल बरामद हुआ वह था एक तांबे का ताबीज, एक आधा खाया हुआ अमरूद, कुछ कौड़ियां और एक पैसा। नहीं निकली? स्त्री ने सब चीजों पर नजर डालकर कहा। नहीं। पुरुष खिसियाते हुए स्वर में बोला। जाने सुअर का बच्चा कहाँ छिपाया है? अरे उधर धोने ले गया होगा, कहीं वहीं रखे आया होगा। लड़की दूर से बोली। जरा सी उम्र में ये साले सब कुछ सीख जाते हैं। पुरुष ने लड़के की चीजें गुस्से में दूर फेंकते हुए कहा। जा, ले ले अपनी चीजें अपनी माँ के पास। अंधेरे में तांबे की चमक कुछ दूर तक दिखाई दी, फिर पता नहीं क्या कहाँ जाके गिरा। सीपियां हल्की थी, इसलिए वह अधिक दूर नहीं गई। लड़का तेजी से उस तरफ भागा जिधर उसकी चीजें फेंकी गई थी। वह अंधेरे में आके गड़ा गड़ा कर देखने लगा। लोगों के फेंके हुए झूठे दोने, खाली नारियल और बहुत सी मसली हुई थैलियां जहां तहां पड़ी थी। एक चमकती चीज को देखकर वह झुका, उठाया, देखा वह सिगरेट का एक बरक था। एक जगह एक पत्थर को देखकर भी उसे ताबीज का भ्रम हुआ। उसे उठाकर उसने जोर से वापस पटक दिया। फिर वह थैलियों और पत्तों को पैरों से दबा दबा कर टटोलने लगा। एक दो नारियल को भी झटक कर देखा और काफी देर पर कुछ नहीं मिला तो वह सीधा खड़ा हुआ। वह पुरुष समुद्र के पास से होकर वापस आ रहा था। लड़का तेजी से उस तरफ लपका। मेरा टिक्का दे, उसने पुरुष के पास पहुंचकर गुस्से के साथ कहा। हट। पुरुष उसे बाहें धकेलकर आगे बढ़ गया। लड़के ने पीछे से उसकी बांह पकड़ ली और बोला। पहले मेरा टिक्का दो, नहीं तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। हट जा, नहीं तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। पुरुष ने बांह छुड़ाने की चेष्टा की। बहन मवालीगिरी करता है? बहन की गाली मत दो साहब। लड़के का स्वर तीखा हो गया। कह रहा हूं हट जा, नहीं तो। पुरुष ने उससे बांह छुड़ाकर उसे धक्का दे दिया। लड़का गिरते गिरते किसी तरह अपने आप को संभाला और झपट कर उसने उसकी बाहों में दांत गड़ा दिए। इससे वह पुरुष एक बार तड़प गया। फिर लड़के को जमीन पर गिराकर वह उसे जूतों की ठोकर से मारने लगा। उसकी स्त्री और बच्चे पास आ गए। आसपास के कई और भी लोग जमा हो गए। लड़का चिल्ला रहा था। मार दे, मार दे, ले ले मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपना टिक्का वापस लिए नहीं जाऊंगा। तू मार और मार, जितना चाहे मार ले। 3-4 व्यक्तियों के रोकने पर वह व्यक्ति मारने से हटा। उसकी पत्नी लोगों को सुनाकर कहने लगी। इतना सा है मगर है पक्का चोर। हमने इसे सामान उठाने के लिए तय किया और सामान टोकरी में रखने को कहा, पर हमारे देखते ही देखते इसने एक चम्मच गायब कर दी। पूछा तो भाग खड़ा हुआ और उनकी बाह ने दांत से काट लिया। दुनिया में ऐसे ऐसे नालायक भी होते हैं। और वह व्यक्ति रोकने वाले से कह रहा था। मैंने तो इसे कुछ ठोकरें ही लगाई और इस हरामी को तो गोली से उड़ा देना चाहिए। एक तो चोरी, ऊपर से मवालीगिरी करके दिखाता है। लड़का रो रहा था। तो व्यक्ति की पकड़ में छटपटाता हुआ कह रहा था। मेरा टिक्का मेरी माँ ने मुझे दिया था। मेरी माँ मर चुकी है। अब मुझे टिक्का कहाँ से मिलेगा? मैं इससे अपना टिक्का लेकर रहूंगा। यह मेरी जान ले ले या मैं इसकी जान ले लूंगा। और वह पकड़ से छूटने के लिए बेताब होने लगा, संघर्ष करने लगा। उधर वह व्यक्ति कह रहा था। मैं कहता हूँ इसे हवालात में दे देना चाहिए। इसकी तलाशी लो। अरे इसकी जेब में से एक तांबे का ताबीज सा निकला। यह भी किस साले ने कहीं से उठाया होगा। अभी वह यहीं कहीं पड़ा है। उसी के बहाने खून पकड़ने पर उतारू हो गया। अरे छोड़िए ना भाई साहब, कोई उसे समझाता हुआ बोला। आप शरीफ आदमी हैं, क्यों मुंह लगाते हैं? चोरी करना और जेब काटना तो इन लोगों का धंधा है। आपके साथ बाल बच्चे हैं, आप चलिए। पर बात क्या हुई है यहाँ? पास से गुजरते एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा।
पता नहीं, एक लड़के ने कुछ चोरी वोरी की है, उसी के लिए मार वार पड़ रही है। अरे भाई बम्बई इन लोगों के बारे नाक में दम है, चौपाटी तो इन लोगों का खास अड्डा है। दूसरे ने समर्थन दिया। देखो कैसे गालियां बक रहा है। बकने दीजिए, आप क्यों अपना वक्त खराब करते हैं। वह व्यक्ति दूसरे के कहने सुनने में स्त्री और बच्चों को साथ लेकर चल दिया। चलते हुए वह दूसरों को समझाने लगा कि ऐसे लड़कों के साथ सख्ती का बर्ताव करना क्यों जरूरी है। दो व्यक्ति अब भी लड़के को पकड़े हुए थे और उनके हाथ से छूटने की चेष्टा करते हुए वह सबको गालियां दे रहा था। लोग उसे खींचते दूसरी तरफ ले गए। जब उसे छोड़ा गया तो वह थोड़ी दूर जाकर जोर से गालियां देने लगा और सिसकियां भरता हुआ रेत पर औंधा पड़ गया। चौपाटी के अंधेरे भागों में अंधेरा पहले से गहरा हो गया था। मैदान में टहलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी। कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का आदमी ही नजर आता था। दूर कोने में एक आदमी एक लड़की की कमर में बांह डाले बेंच पर बैठा उसे चूम रहा था। धीरे धीरे समुद्र की लहरों और किनारे की बेचों के बीच का फासला कम हो गया। अचानक एक दूसरी लहर पहली लहर के आगे बढ़ाती थी। दूर क्षितिज के पास मछुआ नावों की बत्तियां टिमटिमा रही थी। वातावरण में तरह तरह की आवाजें फैली थी। अब सागर की हवा धुआं हुआ करती सामने की इमारतों से टकरा रही थी। काफी देर पड़े रहने के बाद लड़का रेत से उठ खड़ा हुआ और आंखों से जमीन को टटोलता घिसटते घिसटते पैरों से चलने लगा। सहसा उसके पैर से एक नारियल टकरा गया और उल्टा हो गया। उसने नारियल को कसकर गाली दी और जोर की एक ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों तक चला गया। उसके पास जाकर उसने दूसरी ठोकर लगाई। नारियल सामने से आती लहर में खो गया और लहर के लौटते लौटते उसे नारियल फिर दिखाई दे गया। एक लहर आई उमड़ती हुई, इसलिए पास ना जाकर उसने वहीं से एक पत्थर नारियल को मारा और उसी के साथ उसे एक भरपूर गाली दी। तेरी माँ की। और फिर वह सामने से आती हुई हर लहर को जोर जोर से पत्थर मारने लगा और बोला, तेरी माँ की, तेरी बहन की।